हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं शासक और इतिवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का है, जो दूसरा पार्ट है इसमें। ठीक है, पहला पार्ट में प्राचीन भारत है, दूसरा पार्ट में मध्यकालीन भारत और तीसरे पार्ट में आधुनिक भारत है। दूसरे पार्ट का 9वां चैप्टर दिया हुआ है, यानी दूसरे पार्ट का 5वां चैप्टर है। ठीक है, उसमें दिया हुआ शासक और इतिवृत्ति किस दरबार से संबंधित है? मुगल दरबार से संबंधित है। टाइम पीरियड कब का है? 16वीं से और 17वीं शताब्दी के बीच का है। तो पहली लाइन में कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो स्वयं को किसके ऊपर शासन के लिए नियुक्त मानते थे? तो एक विशाल जनता और दूसरा विजातीय जनता पे। ठीक है, यानी विशाल और विजातीय जनता पे ये शासक और शासन करने के लिए अपने आप को नियुक्त मानते हैं। अगर वास्तव में बात करें तो ऐसा कहने का मकसद उनका पीछे क्या था कि उनकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, हाँ, इस दृष्टि में सीमाबद्ध कर देती हैं, लेकिन उनका मेन रीजन ये था, ऐसा कहने के पीछे का वजह क्या था कि राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना था। इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि जो मुगल साम्राज्य का शासक था वह स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते हैं। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्या नाम दिया था? तो अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ के इस शैली को क्रॉनिकल नाम दिया था, यानी क्रॉनिकल्स नाम दिया था। यानी क्रॉनिकल्स जो है, या जिसको इतिवृत्ति या इतिहास का नाम दिया गया है, ये किस प्रकार की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं? तो क्रॉनिकल्स जो है या इतिवृत्ति जो है वह घटनाओं का अनवरत और कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो इतिवृत्ति थी, कहने का मतलब है कि जो इतिवृत्ति लिखवाई गई थी राजाओं के द्वारा, तो राजाओं उसमें अपनी बात को लिखवाएंगे, अपनी अच्छाइयाँ लिखवाएंगे। तो जो उस समय दरबारी थे, ठीक है, वो घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था उनके द्वारा। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू कराना चाहते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि ये इतिवृत्ति हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची गई तथा प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय मुगल साम्राज्य के इस समृद्धि और लुभावने आयाम की प्रणाली पर प्रकाश डालेगा। बाबर को राजवंशीय मुकुट कौन सौंपा था? तो बाबर को राजवंशीय मुकुट तैमूर सौंपा था। गोवर्धन द्वारा यह चित्र कब बनाया गया था? 1630 ईस्वी में। है अगला, मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल नाम की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मुगल नाम की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। मुगल वंश या मंगोल से उत्पत्ति हुई है, लेकिन आज ये नाम एक साम्राज्य की भव्यता को एहसास कराता है। यानी कि हम मुगल वंश बोलते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ें आ जाती है कि ये मुगल इतिहास के बारे में, जिसमें अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, उसके बारे में। लेकिन जो राजवंश थे, राजवंश के शासक ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। ठीक है, यानी मंगोल या मुगल नाम हम बात करते हैं तो उसमें हमारे माइंड में सब आ जाता है कि ये राजा थे, ये राजा थे, अकबर था, औरंगजेब था, शाहजहां था, हुमायूं था। लेकिन जो राजा थे, जो खुद वो राजवंश थे, उन्होंने मुगल नाम को स्वीकार नहीं किया था। अब बात आती है कि उन्होंने आखिर अपने आप को कहा क्या था? तो मुगलों ने अपने आप को तैमूरी कहा था। और तैमूरी कहने का उनके पीछे रीजन क्या था? तो मुगलों ने अपने आप को तैमूरी इसलिए कहा क्योंकि वो पिता के पक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, यानी पिता की ओर से वो क्या थे? तो पिता का जो उनका खून था, तो उनके पिता का खून तुर्की शासक तिमूर के वंश से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये लोग अपने आप को तैमूर कहलाना पसंद करते थे, ना कि मंगोल कहलाना पसंद करते थे या मुगल। पहला मुगल शासक कौन हुआ? तो पहला मुगल शासक बाबर था। और यह मातृपक्ष से किस संबंध से था? तो ये मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। और पिता पक्ष से कौन सा संबंधी था? तो पिता पक्ष की तरफ से तैमूर के संबंधी थे। बाबर कौन सी भाषा बोलता था? बाबर तुर्की भाषा बोलता था और मंगोलों का उपहास उड़ाता था। बाबर क्या करता था? मंगोलों का उपहास उड़ाते हुए उनका बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित भी करता था। तो अब बात आता है कि जब मुगल शब्द का हम विचार करते हैं तो हमारे माइंड में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबका नाम आता है। तो जब इस सबका नाम आता है मंगोल कहने पे, लेकिन जो मंगोल थे, जो मुगल थे, वो अपने आप को मंगोल मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये मंगोल नाम आया कैसे? तो ये मंगोल नाम आया था किसके द्वारा? यूरोपियों के द्वारा। ठीक है, कब आया था? यूरोपियों के द्वारा 16वीं शताब्दी के दौरान आया था, जब यूरोपियों ने जो भारत में जो मुगल वंश था, उन्होंने जो शासक तैयार किया था, उनके परिवारों का एक वंश तैयार करने के लिए इनको क्या नाम दिया गया था? मुगल नाम दिया गया था। किसके द्वारा? यूरोपियों के द्वारा। कब दिया गया था? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी से भी आज तक इनका प्रयोग होते जा रहा है। और एक मोगली नाम का भी इससे परिचय मिलता है। कैसे? कि जंगल बुक के युवा नायक कौन था? जंगल बुक का एक युवा नायक नाम क्या था? मोगली। उससे भी इसके नाम का उत्पत्ति मानी जाती है। और जंगल बुक लिखा किसने था? तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था जंगल बुक। और मुगलों ने जो भारत में राज्य स्थापित किया था, उन राज्यों में अगर बात करें तो उन्होंने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो वो जो मुगल साम्राज्य था उनमें किन किन लोगों ने मिलकर एक बड़ा साम्राज्य रचा था? तो उसमें थे मुगल थे और उनके स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्री के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर मुगल साम्राज्य की रचना की गई। अगर हम इसको लाइन में करें कि मुगल साम्राज्य की रचना जो की गई, तो उसमें कौन कौन लोग थे? तो पहले नंबर पे मुगल थे, दूसरा उसके स्थानीय सरदार थे जिनके बीच राजनीतिक मैत्री हुई थी, और तीसरा विजय के जरिए उन्होंने जो भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को जीता था। तो इन तीन को मिलाकर पूरे मुगल साम्राज्य की रचना हुई थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहरीद्दीन बाबर था। वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो मध्य एशियाई स्वदेश फरगना का रहने वाला था। लेकिन वो यहाँ पे क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पर उसे उज्बेकों ने भगा दिया था। यानी कि उसके प्रतिद्वंदी कौन थे? बाबर के प्रतिद्वंदी कौन थे? उज्बेक थे। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। और ये मूल कहाँ का था? अफगानिस्तान का बाबर। तो वहाँ से इसको भगा दिया गया था। ये भारत आया और उसने सबसे पहले कहाँ पे आया था? सबसे पहले कहाँ पे अपने आप को स्थापित किया? तो काबुल में। यानी कि पूछ लेगा क्वेश्चन कि बाबर ने सबसे पहले भारत में कहाँ पे अपने आप को स्थापित किया? तो काबुल में स्थापित किया था। और ये काबुल से कब आगे बढ़ता है? तो ये काबुल से 1526 ईस्वी में आगे बढ़ता है। इसके पीछे आगे बढ़ने का कारण क्या था? तो वो अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वो भारतीय उपमहाद्वीप में आगे की ओर बढ़ता चला गया। कब? 1526 ईस्वी में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं ने कितने साल तक शासन किया था? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। एक बार शासन किया 1530 से लेकर 1540 तक, फिर उसके बाद दूसरा बार शासन किया था 1555 से लेकर 1556 तक। इसमें उसने साम्राज्य के सीमाओं का विस्तार किया। ठीक है, लेकिन वो किससे हारा था? तो हुमायूं हारा था अफगान नेता शेरशाह सूरी के द्वारा। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया तो हुमायूं वहां से भाग के कहाँ गया? तो हुमायूं भाग के जाता है ईरान के सफावी शासक के पास। ठीक है, कहाँ पे जाता है? तो ईरान के सफावी शासक के पास जाता है और निर्वासित होने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर जब मान लो ये कब जाता है? 1540 ईस्वी में चौसा के युद्ध में इनका दोनों का लड़ाई होता है। किसका? शेरशाह सूरी का और हुमायूं का। यहाँ पे हारता है और कहाँ जाता है? ईरान के सफावी के दरबार में जाता है। फिर दोबारा आता है। तो शेरशाह सूरी को कब हराता है हुमायूं? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं क्या करता है? शेरशाह सूरी को हराता है और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं के बाद कौन राजा बनता है? तो हुमायूं के बाद राजा बनता है जलालुद्दीन अकबर। कब से? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक वो शासन करता है।
मुगल बादशाहों में इसे महान क्यों माना जाता है? तो मुगल बादशाहों में इसे महान मानने का कारण यह था कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ किया। अकबर का जो विस्तार था उसका बारे में बात करें तो अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और ईरान के सफावियों और तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम भी लगाए रखा, इसलिए इसको महान कहा जाता था। अकबर के बाद कौन शासक बनता है? तो अकबर के बाद जहांगीर, जिसका शासनकाल था 605 से लेकर 627 तक। उसके बाद शासक बनता है शाहजहां, जिसका टाइम पीरियड था 1628 से लेकर 1658 तक। और शाहजहां के बाद राजा बनता है औरंगजेब, जिसका काल पीरियड था 1658 से लेकर 1707 तक। हुमायूं की बीवी का क्या नाम था? तो हुमायूं की पत्नी का नाम नादिया था। शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण किस समय हुआ? तो शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान हुआ था। इस समय किसके प्रभावशाली तरीके शामिल थे? तो इस समय प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र क्या था? मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ क्या काम किए जाते थे? यहाँ पर राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियों और हैसियत परिभाषित की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। और ये जो पावरफुल शक्ति इनके पास थी तो वो कब खत्म होती है? तो जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसकी मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। और जो इनका महत्वपूर्ण राजधानी इलाका था, जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर, इनकी राजधानी नगर थे, यहाँ से इनका विशाल साम्राज्य नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, और क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर लिया यहाँ पे। फिर भी सांकेतिक रूप में इनका काल चलता रहा मुगल शासक तक। लेकिन 1857 ईस्वी में जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसकी सत्ता को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। तब तक ये पूरी तरह से खत्म हो गए। अब बात करेंगे मुगल बादशाहों द्वारा जो इतिवृत्तों की रचना, वृत्ति की रचना क्यों की जाती थी? तो मुगल बादशाह द्वारा जो तैयार करवाया गया इतिवृत्त था वह साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। ये इतिवृत्ति इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की योजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। पहली बात। इनका दूसरा उद्देश्य यह था कि उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था उनको यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। और तीसरा इसलिए लिखवाया था कि शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि उनकी जो भावी पीढ़ियां आने वाली हैं उनके शासन का विवरण, उनके सामने भी उनके शासन का विवरण क्या करे उपलब्ध रहे। मुगल लेखक जो थे, मुगल इतिवृत्तों के जो लेखक थे वो निरपराध रूप से, बिना कोई झिझक के, बिना कोई अपवाद के रूप से एकदम दरबारी बने रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, जहांगीर और आलमगीर। मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी थी, ठीक है, की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य और दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। ठीक है, यानी आलमगीर किसको उपाधि दी गई थी? तो आलमगीर उपाधि थी औरंगजेब की। चगताई तुर्क जो थे वह स्वयं को किसका सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे? तो चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। अगला पॉइंट है तुर्की से फारसी की ओर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तुर्की से फारसी की ओर, यानी कि मुगल शुरू में आए थे तो बाबर आया था तो बाबर क्या बोला था? तुर्की भाषा बोला था। तो वो तुर्क जब भाषा शुरुआत की थी तो फारसी की तरह कैसे होगी? दरबारी भाषा इनकी फारसी कैसे होगी? राजकीय भाषा फारसी कैसे होगी? तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि मुगल दरबार इतिहास जो था, दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। पहला बात। और शुरुआत किससे किया था इन्होंने? तुर्की भाषा से। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाएं विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी, दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। ठीक है, कौन कौन सी भाषा? इसमें हिंदी भी रहती है, हिंदवी, और इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा, जो मुगल दरबार की साहित्यिक रचनाओं की भाषा मानी गई थी। चूंकि मुगल चगताई मूल के थे अतः उनकी मातृभाषा क्या थी? उनकी मातृभाषा तुर्की थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। यानी बाबर जो अपना कविता और संस्मरण किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखेगा। एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बाबर ने अपनी भाषा जो कविताएं लिखी, जो अपने स्मरण लिखे, वो किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल दरबार में जो साहित्यकार की भाषा थी, जो राजभाषा थी, वो कौन सी भाषा थी? तो वो भाषा फारसी थी। अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा क्यों बनाया था? इसके पीछे क्या रीजन था? तो ऐसा माना जाता है कि ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबारी की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। फारसी भाषा कौन लोग बोलते थे? तो फारसी भाषा राजा बोलता था, शाही परिवार के लोग बोलते थे और दरबार के जो विशिष्ट सदस्य थे वो लोग फारसी भाषा बोलते थे। ये चलकर यह कुछ और सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जैसे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया था। जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप में प्रभावित किया। फारसी का भारतीकरण क्यों हुआ? फारसी का भारतीकरण इसलिए हुआ क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। इसलिए स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीकरण हो गया। इस तरह से जब फारसी का भारतीकरण हुआ, जब फारसी हिंदी से मिली तो एक नई भाषा कौन सी उत्पन्न हो गई? तो एक नई भाषा उत्पन्न होकर आती है, उसका नाम क्या था? उर्दू। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। उसका तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया। वैसे ही मुगल बादशाहों ने हिंदू की धर्म जो पुस्तक थी महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथ में लिखे गए थे, इनको फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ उसको किस रूप में जाना जाता था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया उसे रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। अगला पॉइंट है पांडुलिपियों की रचना। क्या है पांडुलिपियों की रचना? पांडुलिपियों की रचना क्यों की गई थी? कल भारत की सभी पुस्तकें जो थी वो पांडुलिपियों के रूप में ही लिखी गई थी। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखना। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र क्या था? तो पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र था शाही किताबखाना था। ठीक है, हालांकि किताबखाना शब्द किसका अनुवादित किया गया था? तो किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता था। किताबखाना क्या होता था? दरअसल एक लिपि घर था। किताबखाना क्या था? एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? किताबखाना कहा जाता था।
पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। तो ये जो उनको पहचान मिल रही थी, उनमें सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठित सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक प्रतिष्ठा किसको मिली थी? तो इसमें शामिल थे सुलेखकों को और चित्रकारों को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली थी। जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम जो थे वो कारीगर ही रह गए। ठीक है, जिल्दसाज जो थे वो गुमनाम कारीगर ही रह गए, लेकिन जो पांडुलिपि का लेखक था और जो चित्रकार था, उनको सामाजिक में प्रतिष्ठा मिली हुई थी। सुलेखन जो था वो हाथ से लिखने की कला एक महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग जो होता था भिन्न भिन्न शैलियों में होता है। लिखने की जो कला थी वो भिन्न भिन्न शैलियों में थी। तो अकबर को इन शैलियों में से कौन सी शैली पसंद थी? तो अकबर को इन शैलियों में से नास्तलिक लिपि थी, जो पसंद शैली थी वो उनको पसंद थी। क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेखन कला में जो सुलेखन किया जाता था पांडुलिपि में, उसमें कई शैलियों का प्रयोग किया जाता था। तो अकबर को उसमें सबसे पसंद शैली कौन सी थी? तो नास्तलिक शैली पसंद थी उसको। नास्तलिक शैली कैसी होती थी, क्या उसमें था कि उसमें पसंद किया जाता था? तो नास्तलिक शैली वह शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इस शैली को यानी नास्तलिक शैली को 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छंटे हुए सरकंडे से, जिसे कलम कहा जाता था, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। सामान्यतः कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि स्याही आसानी से सोख ले। तो इस तरह से अकबर को कौन सी शैली पसंद थी? तो नास्तलिक शैली पसंद थी। लिखित शब्द की उड़ान में उसको ज्ञान का तार, उसको प्रकाश और उसको फैले हुए, फिर भी ऊपर से उड़ान भरते हैं, मौन होते हैं, फिर भी बोलते हैं, स्थिर होते हैं, फिर भी सफर कहते हैं, और एक ज्योति प्रकाश है इसमें। ठीक है, इसके बाद इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसका स्वरूप काला होता है। किसने कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था लिखित शब्दों के बारे में। नास्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना मिला जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखक कौन थे? तो अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से था मोहम्मद हुसैन। ये मोहम्मद हुसैन कहाँ का रहने वाला था? तो कश्मीर का रहने वाला था। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की करदानी में इसको जरीन कलम यानी सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा कि सोने की कलम या जरीन कलम से किसे नवाजा गया था? के खिताब से किसको नवाजा गया था? नहीं, जरीन के कलम या सोने की कलम के खिताब से किसे नवाजा गया था? तो वह था मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन कहाँ का रहने वाला था? कश्मीर का रहने वाला था। और इस क्या था? ये अकबर के दरबार का सबसे अच्छा सुलेखक था। ठीक है, सुलेखक ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए। इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा इसी में प्रयुक्त हो गया। बात करेंगे रंगीन चित्र की, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो सुलेखक थे उनका समाज में प्रतिष्ठा था और एक चित्रकारी का भी समाज में प्रतिष्ठा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रंगीन चित्र में। मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। ठीक है, और चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां संलग्न कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपियों के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया, यानी कि अकबर का या मुगल काल का कौन सा इतिहासकार था जिसने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया है? तो वह कौन था? अबुल फजल था। उसकी राय में उसने क्या कहा था चित्रकारी के बारे में? अबुल फजल ने क्या कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था कि यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि उसमें जीवन हो। बादशाह और उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा था। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसे ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। तो यह बात कहकर कौन विरोध कर रहा था? तो उलमा लोग कर रहे थे। जबकि अबुल फजल तस्वीर की प्रशंसा में व चित्रकारी की बहुत प्रशंसा कर रहा था। आगे चलकर सैया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज्यादा मेल खाती है। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासक ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बिहजाज जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि के चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया था। यानी कि सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान किसने दिया था? तो बिहजाज ने दिया था। अबुल फजल था किसकी चित्रकारों की अति उत्तम कलाकृतियों को यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष रखा था, यानी कि यूरोपीय चित्रकारों से भी ऊपर बिजहात के चित्र को रखा था। तो अबुल फजल ने रखा था। इस तरह से कलाकारों का भी आदान प्रदान होने लगा। ठीक है, कुछ ईरान से मुगल आने लगे, मुगल से ईरान में जाने लगे चित्रकार। तो इसी क्रम में कुछ को मुगल दरबार में लाया गया। तो ईरान से जो मुगल दरबार में लाए गए चित्रकार थे वो कौन थे? मीर सैयद अली था और अब्दुल समद था, को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया था। यानी कि किस चित्रकार को जो ईरान से आए थे उनमें से किसने हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया था? तो उसमें एक था मीर सैयद अली और दूसरा था अब्दुल समद था। यानी कि बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच किस विषय पर विरोध बना हुआ था? तो जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर विरोध बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता है। तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात अबुल फजल ने कही थी। बात करेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक है, तो एक प्रश्न बनता है कि महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में यानी चित्रकार से संबंधित यानी कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें चित्रों के साथ वर्णन किया गया? तो प्रश्न है कि चित्रित मुगल इतिहासकारों में सर्वाधिक विख्यात पुस्तक कौन सी है? तो उसमें आता है एक अकबरनामा का नाम आता है और एक बादशाह का नाम आता है, जिसका क्या कहा जाता है? राजा का इतिहास। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र, यानी कि इसमें कितने चित्र वर्णित किए गए हैं? कौन कौन से चित्र बनाए जाते थे? लड़ाई का, घेराबंदी का, शिकार का, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र बनाए जाते थे इसमें। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण कहाँ पे हुआ था? तो अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था।
अबुल फजल किन चीज़ों का ज्ञानी था? तो उसे अरबी भी आती थी, उसे फारसी भी आती थी, वह यूनानी दर्शन और सूफीवाद सब में वो पर्याप्त निपुण था। किसमें किसमें? अरबी में, फारसी में, यूनानी दर्शन में और सूफीवाद में। और उसके बारे में एक बात यह भी कहा जाता था कि अबुल फजल जो था वो प्रभावशाली, विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानुसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ था। अकबर ने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया था। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया था। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखने का प्रोसेस कब शुरू किया था? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना 1589 में शुरू किया था। और इसके ऊपर उसने कितने वर्षों तक कार्य किया था? तो इसके ऊपर उसने 13 वर्षों तक कार्य किया था। और अकबर ने जो यह 13 वर्षों तक उस पर कार्य किया तो उसमें क्या क्या किया? उसमें कई बार सुधार किया उसने, और यह इतिहास की घटनाओं का जो वास्तविक विवरण इसने लिखा था उसमें शासकीय दस्तावेज, जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित करके लिखा था उसने। अकबरनामा कितने जिल्दों में विभाजित थी? तो अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित थी। 3 जिल्दों में से प्रथम 2 जिल्द जो है वो इतिहास है और तीसरी जिल्द क्या कहलाती है? आईने अकबरी कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा की कौन सी जिल्द आईने अकबरी है? तो अकबरनामा की तीसरी जिल्द जो है वो क्या है? आईने अकबरी है। अकबरनामा की जो पहली जिल्द है, पहली जिल्द में कब से कब तक का इतिहास लिखा है? तो अकबरनामा की जो पहली जिल्द है उसमें आदम से लेके अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक का काल माना जाता है, यानी कि उसके 30 वर्ष तक के मानव जाति का इतिहास है। आदम से लेके अकबर के 30 वर्ष तक के मानव जाति का इतिहास किसमें मिलता है? पहली जिल्द में। दूसरी जिल्द में कहाँ तक का वर्णन है? दूसरी जिल्द जो है वो अकबर के 46वें वर्ष के शासन पर खत्म होती है। और अकबर का जो 46वें वर्ष का शासन था वो किस वर्ष में था? तो 1601 ईस्वी में था। और अगले ही वर्ष यानी कि 1601 में और उसके अगले वर्ष 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी जाती है। अबुल फजल की हत्या कौन करवाता है? तो सलीम करवाता है। कौन? राजकुमार सलीम करवाता है, जो जहांगीर के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा करवाया था? तो उसने करवाया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। यानी कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। कब करी थी? 1602 ईस्वी में। अकबरनामा का लेखन जो किया गया था वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया था। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ था। आईने अकबरी में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि अकबरनामा के जो 3 जिल्द थे उनमें से कौन से जिल्द में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो तीसरी जिल्द में। और तीसरी जिल्द का नाम क्या था? आईने अकबरी में। यानी कि जो जिल्द लिखी गई थी अकबरनामा, उसमें तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी एक लाइन वाले में पूछेगा और पूछेगा कौन सही है कौन गलत है, तो उसमें ये पूछ सकता है कि इसमें तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया नहीं गया है। ठीक है, तो उसमें घटना तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है। अब बात करेंगे कि अबुल फजल ने कौन सी भाषा उसमें प्रस्तुत की थी, किस भाषा में लिखा था? तो अबुल फजल की जो भाषा थी वो भाषा अलंकृत थी। चूंकि जो अलंकृत भाषा थी वह पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला था। कौन सी? अलंकृत भाषा को। अबुल फजल के शिष्य का क्या नाम था? अबुल फजल के शिष्य का नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी जो था वो किस लेखक के रूप में जाना जाता है? तो बादशाहनामा के लेखक के रूप में वह प्रसिद्ध था। अब्दुल हामिद लाहौरी जो था उसका जो नाम लिखा गया था बादशाहनामा उसने रचना करी थी। इससे प्रभावित होकर शाहजहां ने अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए उसे नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। यानी कि बादशाहनामा जो है वो सरकारी इतिहास है। उसमें कितनी जिल्दें हैं? 3 जिल्दें हैं और तीनों जिल्दें कितने वर्ष के विवरण करती है? तो 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह के शासनकाल के किस दशक पर लिखा था? तो जो अब्दुल हमीद लाहौरी था उसने बादशाह के शासनकाल के पहले 2 दशक पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा था। यानी कि 1627 से लेकर 1647 तक का उसने 2 दफ्तर लिखा था। पहला 1627 से 1637 और दूसरा 1637 से 1647 तक। तो उसने 2 जिल्द लिखा था उसने। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया था। यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी के 2 जिल्दों पर जिसमें बादशाह के शासनकाल में लिखा गया था जो 1627 से 1647 तक लिखा था, उसमें सुधार किसने किया था? तो उसमें सुधार किया था शाहजहां का वजीर था। उस शाहजहां के वजीर का क्या नाम था? तो सादुल्ला खान था। अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वो 3 जिल्दों में बांटा था। किसको? बादशाहनामा को। 2 जिल्द तो उसने लिखा था और 2 जिल्दों का उसमें सुधार किसने किया था? तो सादुल्ला खान ने किया था। सादुल्ला खान किसका वजीर था? शाहजहां खान का वजीर। बुढ़ापे की वजह से अशक्त हो गया था तो इसकी वजह से वो तीसरी जिल्द नहीं लिख पाया था। तो तीसरी जिल्द लिखने का काम कौन किया था? तो वारिस ने लिखा था। तीसरी जिल्द किसने लिखा था? वारिस ने लिखा था। किस जिल्द का? बादशाहनामा की तीसरी जिल्द किसने लिखा? वारिस ने। यूरोपियों ने, ब्रिटिश अंग्रेजों ने जो अपने साम्राज्य को यहाँ पे लंबा चलाने के लिए, भारत की संस्कृतियों को जानने के लिए, भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एक ज्ञान का अभिलेखा स्थापित करना शुरू किया इन्होंने। इसी के क्रम में चलते हुए इन्होंने 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। इसमें कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। किसने लिया था? विलियम जोन्स ने। यानी अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा कब प्रकाशित किए गए थे? तो 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए थे। बहुत कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी में अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था और बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी अनुवाद हो पाया है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने के लिए प्रतीक्षा में है। ऐतिहासिक विवरण और एककालिक विवरण में क्या अंतर है? ऐतिहासिक विवरण जो होता है वह समयवार विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि एककालिक विवरण जो है वह एक खास समय की स्थिति का वर्णन करता है। बात करेंगे बादशाहनामा के सफर का वर्णन, तो मुगल के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की एक भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध नवाब ने
1799 में जॉर्ज द्वितीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा कि मुगल के अधीन जो बहुमूल्य पांडुलिपियां थी उसको भेंट एक स्थापित राजनयिक यानी उसको भेंट करना एक राजनयिक प्रथा थी, यानी कि राज के न्याय की एक प्रथा थी। राजनयिक न्याय मतलब कि जो देश में एक नियम चलता है, तो वैसे भी मुगल में एक नियम बनाया गया था कि जो बहुमूल्य पांडुलिपियां हैं उसको भेंट करना है। तो उसी क्रम का अनुकरण करते हुए अवध का नवाब था जिन्होंने 1799 ईस्वी में जॉर्ज द्वितीय को सचित्र बादशाहनामा क्या किया था, भेंट किया था। तभी से यह विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। ठीक है, तभी से यह कहाँ पे विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। एक काल में संरक्षण कार्य हुआ था, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी पांडुलिपियां बांध कर रखी गई है उनको क्या करना है, अलग अलग करना आवश्यक है। यह क्रम कब आया था, 1994 ईस्वी में। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में हुए प्रदर्शनियों में दिखाए गए थे। यानी बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें कब दिखाया गया था, पहली बार दिखाया गया था 1997 में। अब बात करेंगे मुगल काल को आदर्श राज्य के रूप में, जिसे एक दैवीय प्रकाश के रूप में कहा जाता है। आदर्श राज्य जो था वो एक दैवीय प्रकाश के रूप में था मुगल काल का। प्रकाश के विचार का संप्रेषण कहाँ से आया था, तो प्रकाश के विचार का जो संप्रेषण दिखाई देता है वह प्लेटो की रिपब्लिक से आता है। ठीक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक थी वो किसके दर्शन पे आधारित है, तो स्वरावर्ती दर्शन की जो मूल है। ठीक है, स्वरावर्ती दर्शन जो है एक फिलोसफी है स्वरावर्ती, उसके मूल किसके सिद्धांत पे आधारित है, तो उसके सिद्धांत जो है वो प्लेटो के रिपब्लिक पे आधारित है। ठीक है, यानी स्वरावर्ती का दर्शन किसके मूल पे है, तो प्लेटो के रिपब्लिक के मूल पे है। ठीक है, जहाँ पर ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया, यानी कि स्वरावर्ती में ईश्वर को किसके रूप में प्रतीक किया गया है, तो सूर्य के रूप में निरूपित किया गया है। स्वरावर्ती की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था। इसके बारे में उसने अपने पुत्रों फैजी और अबुल फजल को बताया था, जो इसके संरक्षण में प्रशिक्षित हुए थे। शेख मुबारक ने किसका अध्ययन किया था, तो स्वरावर्ती का अध्ययन किया था। और इसी का ब्यौरा किसको बताया था, अपने दो पुत्रों फैजी और अबुल फजल को बताया था। यानी कि फैजी और अबुल फजल किसके पुत्र थे, तो शेख मुबारक के पुत्र थे। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि अबुल फजल और फैजी किसके पुत्र थे, शेख मुबारक के। अबुल फजल के भाई का नाम क्या था, फैजी नाम था। स्वरावर्ती की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। यानी कि मुगलों का जो दैवीय प्रकाश माना जाता है कि भगवान की वजह से ये लोग, इनको अधिकार मिला है इसलिए राजा कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने कई साक्ष्य दिए हैं। जैसे पहला साक्ष्य मिलता है कि दंत कथाओं में कहा गया कि एक मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है। कौन सी, अलान कुआ की कहानी, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर को फर ए इजादी कहा जाता है। ईश्वर को क्या कहा जाता है, फर ए इजादी। तो ईश्वर से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। यानी कि एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि अबुल फजल जो है वह ईश्वर के निश्चित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राज्य को सबसे ऊपर रखा है। वो किस आधार पर उसने रखा है, तो वह ईरानी जो सूफी था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, उनके विचारों के आधार से प्रभावित था। ठीक है, वो कब इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था, यानी सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने प्रचलित किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता है, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी की मृत्यु कब होती है, तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी की मृत्यु होती है 1191 में। इतिवृत्तों के ब्यौरों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डाला। 17वीं शताब्दी के मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप पर प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। अब अगला पॉइंट है सुलह ए कुल, जिसे एकीकरण का एक स्रोत कहा जाता है। सुलह मतलब किसी चीज़ का निपटारा करना समझौता में। सुलह ए कुल धारणा थी उस समय मुगल इतिवृत्तों में दिखाया गया है साम्राज्य को कि वह हिंदुओं, जैनों, जरदूसियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निम्न जातियों और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अबुल फजल ने सुलह ए कुल को आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। सुलह ए कुल में यूँ तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता थी, किंतु एक शर्त रखी गई थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे तथा आपस में युद्ध नहीं लड़ेंगे। सुलह ए कुल का आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया। मुगल के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सभी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, पूछ लेगा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया था और जजिया कर को कब समाप्त किया था, 1564 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। ठीक है, तो हमें पता रहता है, हमें क्वेश्चन मालूम है कि क्या पूछने वाला, लेकिन हम क्या करते हैं आंसर बोल, जैसे यहाँ पे 63 और 64 दोनों दिया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 63 किसका था, 64 किसका था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक सोचते हैं। ठीक है, वो ट्रिक सोचते हैं जो हमें याद करने में फायदा देता है। जैसे 63, 1563, 63 मिल रहा है ना, 63 से तीरथ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 63 से तीरथ मिल रहा है और 64 से जजिया मिल रहा है, जजिया में 1563 में किस पर रोक लगाई, कौन से कर पे रोक लगाई, तो तीर्थ कर पे रोक लगाई थी। और 1564 में किस कर पे रोक लगाई थी, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल के नियम का अनुपालन करने के निर्देश दे दिए गए। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान किया जाता था। ऐसा हमें शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में पता चलता है। ठीक है, किसके काल में पता चलता है कि युद्ध के समय जब मंदिर तोड़ दिया जाता है तो उसे मरम्मत किया जाता है, अनुदान दिया जाता था, तो शाहजहां और औरंगजेब के समय में। लेकिन गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से किसने लगा दिया था, तो औरंगजेब ने लगा दिया था। जिसे किसे बंद किया था, जजिया कर को, तो जजिया कर को किसने बंद किया था, तो अकबर ने बंद किया था। कब, 1564 ईस्वी में, 63 में तीरथ कर।
अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को किस रूप में परिभाषित किया है? तो अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंधन के रूप में परिभाषित किया है और वह कहता है कि बादशाह अपने प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है, जीवन, जन, माल, नामस और दीन का। यानी कि किन 4 प्रजा आपके 4 तत्वों की रक्षा करता है? तो जन का, माल का, नामस का, दीन का। जन का मतलब जीवन, धन, माल का मतलब धन, नामस का मतलब सम्मान और दीन का मतलब विश्वास। इन 4 का रक्षा करता है और इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभुता ही शक्ति और दैवी मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। जहांगीर शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाया जाने वाला मणि दे रहा है। न्याय के विचार के दृश्य रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना जाता है। यानी कि मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण किसे माना गया था? तो न्याय को माना गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा कि मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण किसे माना गया था? तो न्याय को माना गया था। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी या फिर गाय। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते हैं। सचित्र बादशाह नामा के दरबारी दृश्यों में ऐसे प्रतीक अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ है। अबुल हसन नामक एक कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर। ठीक है, तो अबुल हसन किसके काल में चित्रकार था? तो अबुल हसन जहांगीर के काल में चित्रकार था। अबुल हसन ने इसमें मानवीयकरण के इस ढंग को ऐसे प्रस्तुत किया है, कला और साहित्य में इसको रूपक कथा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रूपक कथा कहा जाता है, जिसमें न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई दिया गया है। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में न्याय की जंजीर को किस प्रकार वर्णित किया है? तो कहा है कि राज्यारोहण के बाद मैंने जो अपना आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को लगाने का था, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देरी हो जाए अथवा न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करे तो उत्पीड़न व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सकेगा और इसे हिला सकेगा और उसे उस ध्यान आकर्षित हो सकेगा और उसको न्याय दिलाएगा। तो यह जो न्याय की घंटी थी उसमें कितने गज लंबी थी? तो 30 गज लंबी थी वो, और उसमें कितनी घंटियां लगी थी? तो 60 घंटियां लगी थी उसमें। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अब बात करेंगे राजधानियां और दरबार के बारे में। राजधानी नगर। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल क्या थी? मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर थी। पूछ देगा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल क्या थी? तो मुगल साम्राज्य की हृदय स्थल उसकी राजधानी थी, जहाँ दरबार लगता था। किस दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी? तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियां जो थी बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था। यानी बाबर ने किसकी राजधानी पर अधिकार किया था? तो लोदियों की राजधानी पर अधिकार किया था। लोदियों की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते थे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। यानी कि आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1560 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा ये। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। आगरा के किले का निर्माण किससे हुआ था? तो आगरा के किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय 1570 में लिया गया था। इस निर्णय का कारण क्या था कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाना? इसके पीछे कारण यह था कि सीकरी जो था वो अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह था। यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है। उस समय तक ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका था। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने थे। अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनवाने का आदेश दिया। गजब, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि अकबर ने जुमा मस्जिद के बगल में किस शेख चिश्ती का मकबरा बनाने का आदेश दिया था? तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाने का आदेश दिया था। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद के समीप। वो किस कहाँ गया? बुलंद दरवाजे का निर्माण का उद्देश्य क्या था? बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था? विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार का, जो बुलंद दरवाजा कहलाता है क्या कहलाता है? विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार का निर्माण क्यों किया गया था? तो गुजरात में जब मुगल विजय दिया गया था, यानी गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा यानी विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। मुगलों की राजधानी लाहौर कब बनी थी? मुगलों की राजधानी लाहौर 1585 ईस्वी में बनी थी। लाहौर राजधानी स्थानांतरित करने के पीछे का कारण क्या था? तो उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए लाहौर राजधानी बनाया गया था। कब बनाई गई थी? 1585 ईस्वी में। इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखा। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया, जैसा कि पहले के शासकों के संदर्भ में देखा जाता था। राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के कार्य के रूप में देखा जाता है। आगरा से राजधानी शाहजहानाबाद कब बनी थी? तो 1648 ईस्वी में। 1648 में दरबार, सेना, वाराणसी खानदान आगरा से कहाँ चले गए? नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। दिल्ली के प्राचीन रियासी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष विधि और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल और भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। शाहजहानाबाद में क्या क्या था? यहाँ लाल किला था, जहाँ जामा मस्जिद थी, चांदनी चौक थी। और एक क्वेश्चन आता है कि शाहजहानाबाद जो था उसके चारों ओर जो बाउंड्री बनाई गई थी उसको कब गिराया गया था? तो उसको 1857 ईस्वी में गिराया गया था, विद्रोह के बाद। अब बात करेंगे मुगल दरबार के बारे में। शासक के अस्तित्व को, यानी मुगल शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किसके द्वारा किया गया? तो शासक पर जो केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था थी उसी के आधार पर शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया गया। मुगल दरबार का केंद्र बिंदु क्या था? तो मुगल दरबार का जो केंद्र बिंदु था वह इस प्रकार था कि राज सिंहासन अथवा तख्त, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था, ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। सहस्त्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की क्रांति को सूर्य की क्रांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। इतिवृत्तों ने मुगल सम्रांत वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने पास और दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता।
उसमें एक अभिवादन का भी तरीका आता है। तो शासन को दिए गए अभिवादन के तरीके में पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। तो इस क्रम में शाहजहां ने कौन सा नियम लगाया? तो शाहजहां ने आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप किसे माना जाता था? तो आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर किसका प्रयोग, यानी शाहजहां के काल में सिजदा के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो शाहजहां ने 4 तस्लीम तथा जमीन बोसी यानी जमीन चुमना के तरीके अपनाया था। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधित न्याचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चुमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। ठीक है, फारसी रिवाज क्या था? फारसी रिवाज यह था कि छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेज दूत टॉमस रो जो था यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर में कैसे इस्तेमाल किया? तो झुककर अभिवादन किया था। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़ थी जिसमें सैनिक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता को स्वीकृत करना और विस्तार देना था। यानी एक प्रश्न यहाँ से उठ गया कि झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की थी? तो झरोखा दर्शन की शुरुआत अकबर ने की थी। झरोखा दर्शन में कितने घंटे बादशाह बिताता था? तो झरोखा में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवान ए आम में आता है। वहाँ राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान एक खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को देखता था। वास्तुकारों को क्या कहा जाता था? मीमार कहा जाता था। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, सब ए बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठा था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रंग बिरंगे बंधनवार आने वाले पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासक वर्ष में 3 त्यौहार मुख्य मनाया करते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार मुगल एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि मुगल शासक वर्ष में कितने त्यौहार मनाते थे? तो 3 त्यौहार मुख्य रूप से मनाते थे। कौन कौन से? सूर्य और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वसंत आगमन पर फारसी नववर्ष शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफी खर्चीला होता था। 1633 में दारा सिको और नादिरा जो राजकुमार प्रवेश की पुत्री थी, तो दारा सिको और नादिरा के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निस्सा खानूम द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी दारा सिको 1633 ईस्वी में दारा सिको की विवाह की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी थी सती उस निका द्वारा की गई थी। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवान ए आम में की गई थी। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में से देखने के लिए आई तथा शाम के समय अभिजात यहाँ आए। दुल्हन की माँ ने भी इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहां ने इन्हें देखने के लिए वहाँ गया। हीनाबंदी का होता है, हीनाबंदी का होता है मेहंदी लगाना। हीनाबंदी की रस्म दीवान ए खास में अदा की गई। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची तथा मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से और 16 लाख रुपए जहां आरा और शेष दुल्हन की मां द्वारा दिए गए थे। 16 लाख रुपए जहां आरा कहां से दी थी? तो मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे गए रुपयों को मिलाते हुए। बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में इन अवसरों से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है। नौरोज जो था वो जन्मदिन पर शासन को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था तथा बाद में यह वस्तुएं दान में बांटी जाती थी। पदवियां, उपहार और भेंट। राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। उद्घोषकों, जिसे नकीब कहा जाता था, उद्घोषकों को क्या कहा जाता था? नकीब कहा जाता था। इसमें से जो पदवियां दी जाती थी उसमें राजा को दी जाती थी। इसमें एक पदवी थी आसफ खां की। तो आसफ खां की पदवी कहाँ से ली गई थी? तो आसफ खां की पदवी का उद्भव जो हुआ था वह पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। और ये मुगल काल में जो आसफ खां की पदवी दी जाती थी वो किसे दी जाती थी? उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली पदवी थी आसफ खां की। अभिजातों अजय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। पदवियां या तो अर्जित की जाती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में आलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि पदवियां जो थी उस समय खरीदी भी जाती थी और सम्मान के रूप में मिलती भी थी। तो किसने अपनी पदवी को खरीदने का प्रयास किया था? तो मीर खान था। मीर खान ने अपनी पदवी को खरीदने का प्रयास किया था, यानी कि उसने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाने के लिए उसे अमीर खान करने के लिए, यानी मीर खान को अमीर खान करने के लिए किसको रिश्वत दिया था? तो उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था। अन्य पुरस्कारों में कौन था? एक आता है जामा पुरस्कार। क्या था? जामा जिसे खिल्लत भी कहा जाता था। जामा पुरस्कार ऐसा था जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता है, यह दिया जाता था उपहार के रूप में। इसलिए यह समझा जाता था कि बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा कैसा उपहार था? तो सर से पांव तक कहा जाता था सरप्पा। यह एक अन्य प्रकार का उपहार था। सरप्पा उपहार के 3 हिस्से हुए करते थे। जैसे जामा मतलब खिल्लत जो होता था,